हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं फर्दर किसी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 131 है, अ बीम कर्व्ड इन प्लान इज डिजाइन फॉर्म। तो यहाँ पर बीम कर्व्ड इन प्लान का मतलब ये है कि जो बीम हमारी, जब आप उसका प्लान देखोगे तो वो एक कर्व्ड शेप में दिखेगी। वो कर्व्ड शेप कोई भी शेप हो सकता है, इट मे बी सर्कुलर शेप, इट मे बी इलिप्टिकल, या वो किसी भी पॉलीगन शेप की हो सकती है। तो यहां पर एक जो ये बीम आपको दिख रही है, दिस इज अ कर्व्ड बीम। और अगर इसे मान लें कि ये हमारे एक सर्कल का सेगमेंट है, तो इट मे बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ सर्कुलर कर्व्ड बीम। एंड जनरली आपको ये बीम्स में देखने को मिलती हैं जहां पर हम सर्कुलर वाटर टैंक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पर हम कर्व्ड हमारी बालकनीज होती हैं, वहां पर इस तरह की बीम्स आपको कंस्ट्रक्ट करने को करी जाती हैं। तो अगर इसके लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करें, तो यहां पर मैंने यूडीएल एक्ट कर रहा है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर कर्व बीम जिस पर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। ये अगर डेड लोड मान ले या इम्पोज लोड मान ले, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सपोर्ट। दीज आर द सपोर्ट्स। तो इसके डिटेल्ड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म मैंने यहां पर समझाया हुआ है। यहां पर मैंने एक सेक्शन लिया कर्व्ड बीम का, ठीक है। इट बी एज्यूम्ड कि एक सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कर्व है, एंड फिक्स सपोर्ट से जो हमारा लोड की दूरी है इन दी वर्टिकल एक्सिस वो हमारी बी है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसकी दूरी जो है वो ए दूरी पर हमारा यहां पर एक कंसंट्रेटेड लोड मान लेते हैं एक्ट कर रहा है। बिकॉज जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लोड्स की, सीजी ऑफ लोड्स एंड रिएक्शंस टू one side of any section does not lie along the axis of beam, ठीक है। बिकॉज यहां पे जो बीम का एक्सिस है, अगर आप देखोगे तो इट इज लाइन इन दिस मैनर। तो अगर आप कोई भी सेक्शन लोगे, जो भी हमारा इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो जो ये लोड है और जो हमारा इन लोड्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो हमारे बीम के एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सपोर्ट लेते हो ए और इस पर लोगे, तो हमारा जो शियर फोर्स जनरेट होगा वो W होगा। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, अगर हम यहां पर तीनों एक्सिस ड्रॉ करें, दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा दूसरा एक्सिस है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम। तो ये लोड आप इसको यहां ट्रांसफर कर सकते हो, इसकी वजह से हमारा इस एक्सिस पर जॉइंट ए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा एक टॉर्जन ऑफ मैग्नीट्यूड W इंटू बी एक्ट करेगा। इस एक्सिस के अबाउट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल मेजर एक्सिस, जिसके अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा W इंटू बी, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके प्लेन में हमारा एक शियर फोर्स एक्ट करेगी W। तो ये हमारा अलोंग जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन काटोगे, तो इट विल वेरी अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम। तो जो भी हम कर्व्ड बीम डिजाइन करते हैं, वहां पर हमारा शियरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एज वेल एज टॉर्जनल मोमेंट तीनों डेवलप होते हैं। तो यहां पर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a spherical dome subjected to concentrated load at a crown or uniformly distributed load, the meridional force is always। तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि जो डोम है हमारा, यहां पे दिस इज द स्फेरिकल डोम, ठीक है। तो डोम हमारा एक थिन शेल होती है, मींस सफिशिएंट थिकनेस मान लेते हैं उसकी, टी होती है, generated by
रिवोल्यूशन ऑफ रेगुलर कर्व, किसी भी कर्व को जिसकी एक सफिशिएंट थिकनेस है उसको किसी एक्सिस पर आप रोटेट करोगे तो हमें जो शेप मिल के आएगा, थ्री डायमेंशनल जो शेप होगा, दैट इज कॉल्ड डोम। अगर वो जो रेगुलर कर्व है वो हमारा एक सर्कुलर कर्व है, 2 डायमेंशन में अगर किसी सर्कुलर कर्व को आप रिवॉल्व करते हो अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ये अगर आपका सर्कल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ये आपका वर्टिकल डायमीटर है, अगर आप इसको वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो जो हमारा शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड अ स्फेरिकल डोम। ठीक है, तो अब जो भी हमारी फोर्सेस इसके अंदर डेवलप होंगी दैट विल डिपेंड अपॉन कि किस टाइप का हमारा लोड एक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहां पर वेरियस कंपोनेंट्स हैं। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस डोम का दैट इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है, और जो भी हमारा डोम है दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस हॉरिजॉन्टल रिंग्स। बिकॉज यहां स्फेरिकल डोम है तो जो ये रिंग्स होंगी ये सर्कुलर रिंग्स होंगी, और अगर कोई हम सर्कुलर पोर्शन ऐसे ड्रॉ करें कर्व को सेंटर मानते हुए तो दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस। और जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल रिंग्स हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो जो फोर्सेस जब हम लोड अप्लाई करेंगे, कोई भी लोड अप्लाई करेंगे, तो अलोंग दिस मेरिडियन एक्सिस, मेरिडियन सर्कल, जो भी हमारी फोर्सेस डेवलप होंगी दैट आर कॉल्ड मेरिडियन फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम मेरिडियोनल फोर्सेस कहते हैं बिकॉज दे आर डेवलप्ड अलोंग दिस मेरिडियंस। ठीक है, दिस इज सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द क्राउन पोर्शन टू द बॉटम डायमीटर पोर्शन। ठीक है, तो जो ये रेड कलर में आपको जो फोर्सेस दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड मेरिडियनल फोर्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हमारा कोई भी लोड एक्ट करता है तो अलोंग दीज मेरिडियंस, जो ये रेड कलर में आपको दिख रही हैं जिन्हें हम मेरिडियनल कंप्रेसिव फोर्सेस बोल रही हैं, ये हमारी कंप्रेसिव नेचर की होती हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव नेचर की क्यों होती हैं? बिकॉज जब लोड हमारा एक्ट करता है इस डोम पर तो लोड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिंग टू अदर रिंग, और जो भी एक रिंग है हमारा लोड जो कैरी कर रही है वो उसके ऊपर जितना भी रिंग्स का लोड है वो सपोर्ट कर रही है। तो जो भी हमारी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस बिटवीन रिंग्स मींस जो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में जो हमारी रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं दैट इज टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस। वो टेंजेंशियल फोर्स क्या करती है? इट गिव्स राइज टू कंप्रेशन अलोंग द मेरिडियन। तो हमारा चाहे पॉइंट लोड हो या हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, मेरिडियनल फोर्स जो होगी हमारी, जो मेरिडियंस के अलोंग हमारी एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारी कंप्रेसिव नेचर की होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फर्दर मैं वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो आपकी फोर्सेस हैं अलोंग दीज एक्सिस, दीज आर कॉल्ड मेरिडियनल कंप्रेसिव फोर्सेस। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिंग्स हैं उस पर कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो वो जो हमारी स्ट्रेसेस होंगी, इन स्ट्रेसेस को, इस एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी अलोंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द रिंग, तो दीज आर कॉल्ड हूप स्ट्रेसेस। और इनका जो नेचर है वो चेंज होता है। वो कैसे चेंज होगा वो फर्दर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी। तो अगर कोई भी प्लान आप लेते हो किसी भी हॉरिजॉन्टल रिंग का, दिस इज द प्लान ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिंग, तो जो हमारा कोई भी एलिमेंट है तो ये जो फोर्स होगी जिसे हम H बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हूप स्ट्रेस टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जिनसे वो हमारी रिंग बनी है, उसका सेपरेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी हूप स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दीज आर द हूप स्ट्रेसेस, जिनका नेचर हमारा चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन
कि हमारा टाइप ऑफ जो लोड है इस डोम के ऊपर वो हमारा पॉइंट लोड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, किस टाइप का लोड है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। बट जो मेरिडियनल फोर्सेज हैं वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर की रहेंगी अलोंग दी मेरिडियनल एक्सिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के डोम आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे कुछ एग्जीबिशन हॉल्स होते हैं, हमारे टैंक्स बंकर्स की जब हम डिजाइन करते हैं तो इस तरह के शेप को हम अडॉप्ट करते हैं। सर्कुलर टैंक्स जब हम डिजाइन करते हैं तो इस तरह के शेप को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का मतलब है एक बीम से ज्यादा स्पैन की बीम जो होगी वो हमारी कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। और सिंकिंग का मतलब है कि हमारा जो सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, वो हमारे सेटल कर रहे हैं। तो सेटलमेंट ऑफ एनी सपोर्ट इज कॉल्ड सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो यहां पर बोल रहा है कि हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है, इंटरमीडिएट सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर हम ये यहां पे 2 स्पैन कॉन्टिन्यूअस बीम ले लें, दिस इज अ 2 स्पैन कॉन्टिन्यूअस बीम, तो हमारा जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा वो ये वाला इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा और ये हमारे एंड सपोर्ट्स होंगे। ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो एक्ट कर रहा है। उसकी वजह से जो हमारे बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं, तो अगर बेंडिंग मोमेंट हमारा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। किसी भी मेथोडोलॉजी से आप एनालिसिस मेथड से ड्रॉ करोगे तो इस तरह का हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। तो जो सपोर्ट होगा इंटरमीडिएट सपोर्ट पे हमेशा हमारा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि हमारा हॉगिंग नेचर का होगा। ठीक है, उसका शेप जो होगा कुछ इस तरह होगा और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा हॉगिंग नेचर का होगा। और जो हमारे मिड स्पैन में, जो स्पैन के मिड में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो उसके अपोजिट नेचर का होगा जो कि हमारा सैगिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा मिड स्पैन ऑफ दी नियर द मिड, जो हमारा सेक्शन स्पैन का मिड पोर्शन है उसमें कहीं किसी लोकेशन पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा सैगिंग की वजह से, और हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो सपोर्ट पर होगा। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर ये सपोर्ट हमारा सिंक कर जाता है, मींस इट्स गेट सेटल्ड बाय डेल्टा अमाउंट, डेल अमाउंट, तो हमारा इस डेल की वजह से हमारे बेंडिंग मोमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको एनालिसिस के लिए आपने पढ़ा होगा एक क्लेब्रॉन्स थ्योरम, 3 मोमेंट थ्योरम पढ़ा होगा। इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 बीम्स हैं और हमारा जो सपोर्ट 2 है वो डेल्टा 2 सपोर्ट सेटल हुआ है। ये मान लेते हैं कि डेल्टा 1 यहाँ पर 0 है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारा सेटल हो रहा है। तो जो आपकी क्लेब्रॉन्स इक्वेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन 3 मोमेंट्स जो कि हमारे सपोर्ट मोमेंट्स होते हैं। एंड सपोर्ट मोमेंट्स हमारे क्या होते हैं? हॉगिंग मोमेंट्स होते हैं। इसी वजह से हॉगिंग मोमेंट्स को हम यहां पर निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन बाई 6a1 x1 अपॉन L1, 6a2 x2 अपॉन L2। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन होती है जब हमारा सपोर्ट सिंक नहीं कर रहा होता। अगर हम सपोर्ट सेटलमेंट की बात करें कि हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट M2 था वो सेटल हो रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है दैट इज एडेड बाई प्लस 6EI डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, और यहाँ पर डेल्टा 3 और डेल्टा 1 की वैल्यू हमने 0 मान ली। तो आप देखोगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हम यहाँ पर इस हॉगिंग मोमेंट को में एक वैल्यू हम इसको मान लेते हैं कि दिस इज वैल्यू y एंड दिस मोमेंट हॉगिंग मोमेंट इज माइनस ऑफ x। जब हमारा सपोर्ट सेटल नहीं हुआ था तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान ले कि हमारे दोनों एंड सपोर्ट जो थे वो हमारे सिंपली सपोर्टेड थे, वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो हमारा जो M2 की वैल्यू है आप देखोगे कि जो इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मैग्नीट्यूड है, जो हॉगिंग मोमेंट था वो हमारा प्लस होने से हमारा रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ये फैक्टर हमारा 6EI, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा रिड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सपोर्ट सेटल हो रहा है इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो जो हमारा निगेटिव यानी हॉगिंग मोमेंट है सपोर्ट पे वो हमारा रिड्यूस होगा, बिकॉज वहां पे माइनस x प्लस वाई वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो ये नेट वैल्यू जो होगी वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव मोमेंट। और
इसका अपोजिट नेचर का जो बिहेवियर है वो हमें सेंटर ऑफ स्पैन पे या स्पैन के किसी भी लोकेशन पर जहां पर हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप कंप्रेशन इन अ डोम इज गिवन बाय। तो जो हमारी रिंग्स पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल रिंग्स के प्लेन में हमारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी जिन्हें हम हुप स्ट्रेसेस बोल रहे थे, जो यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने दिखाई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो इनका मैग्नीट्यूड और इनका नेचर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा टाइप ऑफ लोडिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि हमारी लोडिंग किस टाइप की दी है, पॉइंटेड लोड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यहाँ पर जो W दिया है दिस इज अ लोड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ डैम, मीन्स जो हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है इस डोम पे, उसकी वजह से हमें निकालना है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप कंप्रेशन क्या डेवलप होगा। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर हम रिंग ले लें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, तो जो हमारी अलोंग द मेरिडियनल थ्रस्ट जनरेट हो रही है, इस डिफरेंशियल थ्रस्ट की वजह से जो हमारा यहां पर एलिमेंट होगा, इस डिफरेंशियल फोर्स की वजह से हमारी हुप कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ये हमारी, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो फ्रॉम द क्राउन, हमारी मेरिडियनल थ्रस्ट जो होगी वो हमारी बढ़ती जाती है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो उसके ऊपर का लोड हमारा जो होगा रिंग्स के ऊपर वो बढ़ता जाएगा। इस वजह से जैसे जैसे आप क्राउन से नीचे जाओगे तो हमारी मेरिडियनल थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इंक्रीज करता जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर रिंग में कि अगर उसकी थिकनेस हम मान लेते हैं T है या D है, जो भी है, तो उसमें जो हमारा डिफरेंस इन थिकनेस मीन्स यहाँ पर हमारी T फोर्स लग रही थी, आप नीचे गए तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा T प्लस TD हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर हमारा लोड जो होगा इस थिकनेस ऑफ रिंग की वजह से बढ़ जाएगा, और इस डिफरेंशियल फोर्सेस की वजह से हमारा हुप स्ट्रेसेस डेवलप होंगी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट। तो जो हमारा मैथमेटिकली अगर जब यूडीएल एक्ट करता है तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आती है दैट विल डिपेंड कि हमारा रिंग की लोकेशन क्या है। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियस R है और इसकी जो पोजीशन है इसकी थीटा है विद द वर्टिकल डायमीटर की प्लेन, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा थीटा घटेगा या बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा मेरिडियनल थ्रस्ट का वो वेरी करेगा। तो हम यूडीएल के केस में जो हमारे मेरिडियनल थ्रस्ट आती है, इस T की वैल्यू जो आएगी दिस इज गिवन बाय WR अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी हुप स्ट्रेस आती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे प्लस साइन का मतलब है कि इट इज कंप्रेसिव थ्रू आउट। यहाँ पर प्लस साइन जो अजम्पशन है कैलकुलेशन में ये माना गया है कि प्लस हमारा कंप्रेसिव है, माइनस हमारा टेंसाइल फोर्सेस को डिनोट कर रहा है। और जो हमारी हुप स्ट्रेस आएगी उस एलिमेंट पे दैट इज गिवन बाय WR cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो आप देखोगे कि जो H की वैल्यू है वो हमारी थीटा पर वेरी कर रही है, तो थीटा इक्वल टू 0 कहां पर है, हमारा क्राउन पर है। तो आप जब थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी हॉरिजॉन्टल हुप स्ट्रेस की, हुप फोर्स की WR/2 मिलेगी, और इंटेंसिटी जो होगी हुप स्ट्रेस की दैट इज गिवन बाय WR/2 इंटू T, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हुप स्ट्रेसेस। अब बिकॉज ये हमारा प्लस में आया है, थीटा इक्वल टू अगर 0 रख रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये जो हुप स्ट्रेस आई वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस आई, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, मीन्स थीटा यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, मीन्स क्राउन से आप टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द डोम जाओगे तो हमारा थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब थीटा इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करोगे तो जो आपकी H वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज करेगी। ये आप थीटा की वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो H की वैल्यू है वो हमारी 0 कब होगी, जब हमारा थीटा जो होगा
वो हमारा 51 डिग्री 49 मिनट 3 सेकेंड्स होगा। ये अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमारी h की वैल्यू है इसको आपको 0 डिटरमाइन करना है। तो आपका वो रिंग, वो हॉरिजेंटल रिंग जब हमारा जो थीटा होगा वो हमारी ये मैग्नीट्यूड का होगा, तो हमारी जो इस जगह पे एलिमेंट पे हमारी जो हूप स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी 0 होंगी। और इस एलिमेंट के ऊपर जितनी भी रिंग्स हैं वहां पे भी कोई आप एलिमेंट लोगे तो वहां पर जो हमारी हूप स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी कंप्रेसिव नेचर की होंगी। अब उसके बाद अगर आप थीटा फर्दर इंक्रीज करते हो, थीटा इज ग्रेटर देन 51 डिग्री 49 मिनट एंड 38 सेकेंड्स, देन हमारी जो हूप स्ट्रेसेस हैं वो हमारी टेंसाइल नेचर की हो जाएंगी जब हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है स्फेरिकल डोम पे। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन्ड है। इट डिपेंड्स अपॉन दी कि हमारे थीटा की वैल्यू क्या है और हम किस प्लेन में ले रहे हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारी ये वैल्यू जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारी टूवर्ड्स द बेस ऑफ डैम हमारी हूप टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है हूप कंप्रेशन की, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगी? एट द क्राउन, ठीक है, जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो WR/2D होगा। यहाँ पे थिकनेस को D एज्यूम किया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्फेरिकल डोम है, इट मीन सर्कुलर कर्व को आपने 3 डायमेंशन में रिवॉल्व किया है वर्टिकल डायमीटर एक्सिस के अबाउट। वहां पर हमारी हूप स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है जब हमारा क्राउन पे मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड लोड आपका कैसे एक्ट करता है कि कभी भी जब आप ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा कि हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह, लांटेन्स वगैरह या शैंडलियर वगैरह लटकाते हैं, तो दे इंड्यूस अ कंसंट्रेटेड लोड एट दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड है और जो हमारी मेरिडियनल थ्रस्ट डेवलप होती है उसकी वजह से जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिंग्स, यहाँ पे ये AB एक हॉरिजॉन्टल रिंग है और हमारा CD दूसरी हॉरिजॉन्टल रिंग है, ठीक है। सॉरी, ABCD इज अ सिंगल हॉरिजॉन्टल रिंग। इसके टॉप पोर्शन पे हमारा T मेरिडियनल थ्रस्ट एक्ट कर रहा है अलोंग दी मेरिडियन और हमारा T+DT उसके बॉटम पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन से जो मैग्नीट्यूड आता है T का, ये इट कम्स टू बी W/2πr cosec स्क्वायर थीटा। W हमारा कंसेंट्रेटेड लोड है और ये हमारा इस पर्टिकुलर रिंग का जो हमारा डोम का रेडियस है वो है, और cosec स्क्वायर थीटा, थीटा वर्टिकल डायमेट्रिकल प्लेन में वर्टिकल डायमीटर एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है इस रिंग का, जो इसका सरफेस पे जो एलिमेंट है, सरफेस पॉइंट जो हमारा वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो ये है। तो हमारा मेरिडियनल थ्रस्ट जो होगा इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव थ्रू आउट, चाहे हमारा कोई भी लोड हो, केवल हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट जो हूप स्ट्रेसेस हैं, जैसे यूडीएल के केस में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा था तो हमारी थीटा जब वेरी करता है तो हमारी जो नेचर ऑफ फोर्सेस हैं वो चेंज होती हैं। बट यहां पर क्या है, इस केस में हमारी जो मैग्नीट्यूड है हूप स्ट्रेसेस की दैट इज माइनस ऑफ W/2πRT cosec स्क्वायर थीटा। यहां पर ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज ऑलवेज टेंसाइल इन नेचर। आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे आपकी जो हूप स्ट्रेसेस आएंगी वो माइनस में आएंगी, जो ये प्रूव करती हैं कि जो हूप स्ट्रेसेस हैं जब हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट करेगा तो हमेशा हूप स्ट्रेसेस जो होंगी दे आर ऑलवेज टेंसाइल। बस हमारा मैग्नीट्यूड वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, हमारा नेचर ऑफ फोर्सेस सेम रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द माइनस साइन शोज दैट हूप स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल थ्रू आउट ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। और जो क्राउन पे थीटा इक्वल टू 0 होगा तो h की वैल्यू जो होगी हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी। आप यहाँ पे h थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो h की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे लांटेन्स या ऑर्नामेंट्स आपको लटकाने होते हैं तो वहां पे आपको जो थिकनेस है शेल की, जो आपका स्फेरिकल डोम है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको थिकनेस इंक्रीज करनी है सो दैट जो भी कंसंट्रेटेड लोड है वो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस कॉज करता है। सो दैट जब हमारा थिकनेस इंक्रीज कर दोगे तो हमारा जो एरिया है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का वो बढ़ जाएगा। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल हैंगिंग द कंसंट्रेटेड लोड इन द फॉर्म ऑफ लांटेन और ऑर्नामेंट। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इट इज टेंसाइल एवरीवेयर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इन अ रिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर जो हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया कि जो हमारी फाइनल जो बीम आएगी जिस पर हमारा टोटली डोम जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, इट मे बी ऑफ एनी शेप, ये सर्कुलर शेप की भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कि हमें कैसा जो स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है, हम ये मान लेते हैं कि हमारी सर्कुलर रिंग बीम भी होती है और यहाँ पर ये जो दे आर सपोर्टेड एट दी कॉलम्स, इस तरह हमारा डोम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो ये रिंग बीम्स हैं, हमारा ये आइसोलेटेड रिंग बीम है, अगर हम कोई सेक्शन देखें और इस पर हमारा ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर आप ले लो, इस पर यूडीएल ले रहा है, दिस इज सेगमेंट ऑफ द रिंग बीम जिस पे हमारी यूडीएल एक्ट कर रही है और ये हमारा इस बीम के थ्रू लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू दी कॉलम्स जिस पर ये पूरी रिंग बीम सपोर्टेड है। तो इट इज जस्ट अ बीम सपोर्टेड विथ यूडीएल। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी ड्रॉ करोगे तो शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होगा सिंपली जो यूडीएल के लिए होता है, और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हमारे बिकॉज ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह होगा, और जो हमारा टॉर्जनल डायग्राम होगा वो हमारा कुछ इस तरह वेरी करेगा। यहां पर 0 होगा बिकॉज जो मैंने कर्व्ड बीम का कंसेप्ट बताया था कि टॉर्जनल मोमेंट कैसे डेवलप होते हैं, उसी के कंसेप्ट से हमारा जो टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम आएगा वो ये आएगा। तो सेंटर ऑफ बीम पे आप देखोगे कि शियर फोर्स और टॉर्जनल मोमेंट 0 है, ठीक है। तो यहां पर आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो शियर फोर्स एट द मिड स्पैन इज 0 एंड टॉर्जन एट द मिड स्पैन इज 0, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 एंड 3 होगा एंड हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या करते हैं, जो हमारी टेंडेंस हमने डाली है, जो हमने हाई स्ट्रेंथ स्टील डाली है, उसमें पहले से ही हम प्री कंप्रेशन इंड्यूस कर देते हैं एंड हम अपना प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इस तरह डिजाइन करते हैं कि जो भी हमारा टेंसाइल फोर्सेस हैं दे आर टू बी टेकन बाय दिस टेंडन, बिकॉज उसमें हमने पहले से ही प्री कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप कर दिए हैं, सो दैट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस से काउंटर हो जाएंगी। तो हम अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसमें जो हमारा टेंसाइल फोर्स है दैट इज टोटली बोर्न बाय दिस प्री स्ट्रेसिंग स्टील, और जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है दैट इज बोर्न बाय द कंक्रीट कंप्लीटली, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लीवर आर्म। तो जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट है, जब भी आप बीम में कोई भी एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई करोगे तो जो लीवर आर्म है कंप्रेसिव फोर्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी अपनी लोकेशन और एक्सटर्नल मोमेंट को बैलेंस करेगी। ये हमारा एक स्ट्रेंथ कंसेप्ट है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस है, जो फोर्सेस हैं दे रिमेन अनचेंज, और हमारा जो लीवर आर्म है वो एक्सटर्नल जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो जो हम रेनफोर्समेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंडन्स वो हम इसलिए करते हैं कि हम पहले ही उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस करके रखते हैं, सो दैट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड द फोर्सेज आर ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट थ्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस, और जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो कंक्रीट में बॉटम पोर्शन में वो हमारी उन स्ट्रेसेस से काउंटर हो जाएं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यहां पर दिखाया मैंने कि यहां पर हमने प्री स्ट्रेसिंग टेंडन से पहले ही इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस कर दी हैं, ठीक है, और जब अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड होगा दीज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो कंक्रीट में है दे आर बैलेंस्ड बाय द टेंसाइल फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो हमारा मेन पर्पस जो होता है स्टील प्रोवाइड करने का वो यही होता है कि हम उसमें कंक्रीट में पहले से ही प्री कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप कर दें बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ बीम। लोअर पार्ट ऑफ बीम का मतलब है बिलो न्यूट्रल एक्सिस। बिलो न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये है कि हमारा वहां पर
दिस इज टेंसाइल जोन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहां पर हमारी कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं विच इज कॉल्ड बॉटम पोर्शन ऑफ द बीम, जिसमें हमारे टेंशन क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो इस पोर्शन में हम क्या करते हैं, हम पहले से ही जो टेंसाइल स्टील डाल रहे हैं उसमें हम प्री कंप्रेशन इंड्यूस कर देते हैं विच इज ट्रांसफर टू दी कंक्रीट। तो हमारी कंक्रीट में पहले से ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो जब एक्सटर्नली हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस को काउंटर करती हैं। तो इस वजह से हम जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोअर पार्ट ऑफ बीम में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो हमारा हॉवर सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा प्री टेंशनिंग मेथड है। ध्यान रखिए आप कि हमारा इट इज अ मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग सिस्टम्स। इसको हम लॉन्ग लाइन प्रोसेस भी बोलते हैं एंड टेक्निकली ये हॉवर ने डेवलप किया था, इसलिए हॉयर सिस्टम भी इसको बोलते हैं। एंड जनरली इसको हम लार्ज स्केल फैक्ट्री प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और हम करते क्या है, इसमें हमारे दो बल्क हेड्स लेते हैं। ये हमारा कास्टिंग बेड है जिसको हम स्ट्रेसिंग बेड भी बोलते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, जनरली ये बेड जो होगा हमारा 100 to 150 मीटर रहता है और यहाँ पे हम दो एंकरेज बल्क हेड्स लगाते हैं एंड जैक्स आर देयर जो कि हमारे इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके रखते हैं इस स्टील में जो भी हम यूज कर रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए। और यहाँ पर हमारे मोल्ड्स लगे होते हैं जो कि जनरली रोलर्स पे सपोर्ट होते हैं और उनके बीच में स्पेसिंग मेंटेन करते हैं सो दैट हम वहाँ पर टेंडन्स को कट कर सकें। तो यहाँ पर जो भी मोल्ड होगा, जो भी हमें एलिमेंट कास्ट करना है, हमारा एक सिंगल स्टील का वायर टेंडन जाता है थ्रू द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंबर। ठीक है, और हम इससे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब कास्टिंग करने के बाद जब वो हार्ड हो जाता है कंक्रीट, तो हम क्या करते हैं, इन सारे मेंबर्स के वायर्स हम काट देते हैं। दीज वायर्स आर कट फॉर इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल मेंबर। तो होगा क्या इससे, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फोर्स। ये हमारा टेंशन में था, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस हो जाएंगी एंड दिस इज प्रोसेस एक्ट उस पे होता है, दैट इज द ट्रांसफरिंग द प्री स्ट्रेस टू द कंक्रीट थ्रू बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेसेस के थ्रू हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो हमारी कंक्रीट में ट्रांसफर होती हैं। और जो हम यहाँ पर बल्क हेड्स लगा रहे हैं जो कि हमारा एंकरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि वेज एंड फ्रिक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर जैकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अप्लाइंग दी टेंसाइल फोर्स। और उसके बाद जब हमने कट किया तो ऑटोमेटिकली वो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस कर देता है कंक्रीट में। तो ये मेथड जो है ये लॉन्ग लाइन मेथड होता है जिसे हम हॉवर्स मेथड बोलते हैं, जो कि प्री टेंसिंग सिस्टम है, इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीन मेथड्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, फर्दर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में मैं इनको एलाबोरेट कर दूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।